ओके, तो जी बताएं। अम, दो तरह के ऑप्शंस हैं डिस्कशन का। एक ये है कि जो लेक्चर्स हैं आप में से थोड़ी देर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स थोड़ा सा करंट इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, पाकिस्तान स्टडीज एंड द वर्ल्ड अफेयर्स। सो गोइंग टू द लेक्चर्स। बताएं जी, एनीवन एल्स, आप में से कोई बताएं कि लेक्चर्स में जो है वो कौन सा लेक्चर डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग। सर फर्स्ट फोर में से आपने करना है? यहाँ फर्स्ट, कोई भी किसी ने सुना हो फर्स्ट 8 में से भी ठीक है, फर्स्ट 4 में से भी जो कन्वीनियंट हो वो कर लेते हैं, जो ज्यादा स्टूडेंट्स तो ने सर लेक्चर जी, सुना हो। मैं सर वो तो सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत डिटेल से आपने समझाया। अच्छा, तो चलो लेट्स टेक, हम अब आप लोग नहीं कर पा सर रहे एक चीज डिसाइड, पूछनी थी इसमें से। तो लेट्स टेक द मिडिवल इंडिया। क्या कहते हो, मिडिवल ठीक रहेगा? जब मुसलमान एम्पायर, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी लोग आते हैं यहाँ यस पर। यस सर। यस सर। यस, ठीक ठीक है। है सर। ओके, सो थोड़ा सा बताएं जी मिडिवल इंडिया के बारे में। सर ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात है ना, जी जी। जब जब अरब आ गए थे। बेसिकली ये स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा दौरे खिलाफत स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारे पहले चार थे, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बल्कि स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। ये कह medieval रहे। medieval टाइम पीरियड तो फिर फाइन। उसके बाद सर वो मोहम्मद जो सब बहुत डिटेल्ड है, लेकिन अभी बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं है। अच्छा, वैसे मेरा सवाल आप लोगों से इंटरेस्टिंग ये है कि ये अरब को क्या पड़ी थी यहाँ आने की, हिंदुस्तान में आने की, मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ, उन लोगों को क्या जरूरत थी आने की? सर पैसा कमाने आए थे ना, पैसा बहुत था हिंदुस्तान में। इट वाज अ अच्छा। रिच कंट्री। सर रिसोर्सेज आपने ज्यादा सर थे सर। लेक्चर ये बताया था सर कि उनके उनका कॉन्सेप्ट था कि यहाँ से आए और ये जो बहुत रिसोर्सेस रिच एरियाज है, एक तो ये, दूसरा ये था कि उनके कुछ ये जहाज यहाँ से जा रहा था जो कि जिसके अंदर उनके लिए कुछ तवाइफ तोहफे वगैरह थे। तहाइफ, नॉट तवाइफ। यस सर सर, तो फिर इसलिए तोहफे कह दिया, गिफ्ट्स। ठीक है, ठीक है। सर तो उनको लूट लिया गया था, जिसके हम्म। बाद उनको एक सॉलिड रीजन मिल गई। और उन्होंने बाद में अटैक कर लिया। यस, एनीवन एल्स? यस सर, ऐसे ही है। सर जी अफीफा। सर एक रीजन ये भी थी कि सर यस आयशा। सर एक रीजन ये भी थी कि जब कोई एक्सपेंशन पॉलिसी होती थी, तो जब भी कोई किसी एरिया सर को सबसे मेन कोई रीजन डिफीट उनकी करते थे, एक्सपेंशन पॉलिसी भी थी। किसी एरिया को अगर वो डिफीट करते थे, कि वहाँ के जो लोग थे वो आते थे और इंडिया पे इंडिया जो था उनको हिंदुस्तान के लोग उनको अपने पास रखते थे और उनको सपोर्ट करते थे। तो एक रीजन ये भी थी कि मोहम्मद बिन कासिम के उस सपोर्ट को खत्म करना भी एक रीजन थी। ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त। यस, एनीवन एल्स? सर इस्लाम पे आने आए थे सर, और ठीक है, इस्लाम को इस्लाम। भी दूर दूर दराज फैलाना चाहते थे, इसलिए वो आए थे। सही, इस्लाम भी फैलाने आए थे। यस, एनीवन एल्स? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जरा एक कंप्लीट पिक्चर दे दूं, क्योंकि आपने जो, आप सब ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि हर एक जो है वो अपने उससे इस्लाम फैलाने भी आए थे, रिसोर्सेज भी लेने आए थे, एक्सपेंशन पॉलिसी भी थी। तो इसको हम ना हिस्ट्री में जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हम तारीख को पढ़ने के बाद
जो है वो इसको मल्टी कॉजल फिनोमेना कहते हैं कि जो यू नो आप में से किसी एक ने हाथ खड़ा किया था। ओके, तो ये जो मल्टी कॉजल फिनोमेना है, इसमें ये बेसिकली होता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट होता है, जो तारीखी कोई वाकया होता है, वो उसकी उसकी कोई एक वजह नहीं होती। अगर कोई कहेगा कि वो सिर्फ इस्लाम फैलाने आए थे, तो उसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, तो अगर इस्लाम फैलाने आए थे तो यहाँ उन्होंने कब्जा क्यों किया और यहाँ से दौलत क्यों ले गए। और अगर हम कहें कि सिर्फ दौलत लेने के लिए आए थे, तो हम कहेंगे जी यहाँ तो लोग बहुत मुसलमान हुए, तो फिर इस्लाम का क्या हम करेंगे। तो एक मल्टी कॉजल फिनोमेना होता है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का। तो उस मल्टी कॉजल फिनोमेना के अंदर जो है आप फिर ये देखते हो किसी भी तारीखी वाक़ये को, तो ये जो अरब का आना है यहाँ पर, तो इसके भी बहुत सारी वजूहात है, जिसमें एक वजह ये है कि मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो एक्सपैंड हो रही थी, तो वो उसमें हिंदुस्तान को भी वो शामिल करना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि उन्हें दौलत चाहिए थी, और हिंदुस्तान काफ़ी एक रिच एरिया है, तो यहाँ से उन्हें रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। और साथ में जो है वो ये भी था कि कि इस्लाम का भी एक इसमें इफेक्ट आ जाता है कि जो सूफीज थे, जो प्रीचर्स थे, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान तक इस्लाम पहुंचे, तो वो भी एक था। और तीसरी बात ये है कि जो उमैयद एम्पायर थी, जो वहाँ पर बनु उमैया की हुकूमत थी, उसके खिलाफ जो बगावत करते थे लोग, वो भाग कर आकर हिंदुस्तान में छुप जाते थे, तो उनके पीछे जो है वो उनको सजा देना भी है एक एस्पेक्ट में शामिल था। So when you talk about an historical event, you look at it from different perspectives and different angles, and all those angles which I explained now to you, इसको हम मल्टी कॉजल कहते हैं, इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। तो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को समझने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। सो मूविंग अहेड, ये तो आ गई जी मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद। उसके बाद दूसरा आता है महमूद गजनवी। जी महमूद गजनवी को बताएं, महमूद गजनवी को क्या पड़ी थी आने की। सर महमूद गजनबी के बारे में भी इसी तरह मतलब बहुत सी कुछ कहते हैं कि वो इस्लाम को फैलाने आया था, और कुछ कहते हैं कि वो हिंदुस्तान में जो इसके रिसोर्सेज थे वो लेने आया था। तो इसके बारे में ये दो बातें सर। ठीक है जी, एनीवन एल्स। 712 से लेके अफगानिस्तान से। सही सही, यस हादिया। सर 1000 एडी तक इंडिया पे कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ था, इसमें कोई इन्वेजन नहीं हुई थी। फिर 1000 एडी के बाद महमूद गजनवी आया, इसने 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया। परमानेंट यहाँ सेटल नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आता था और फिर अटैक करके चला जाता था। तो इस बारे में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स थे कि नंबर 1 कि ये यहाँ पे इस्लाम फैलाने आया है, सारा पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजियस है। कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ रिसोर्सेज के लिए आया है, और कुछ लोगों का मानना था कि उसके रिसोर्सेज की जरूरत है, क्योंकि हर किंग वो किंगडम के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसको स्टेबल रखने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए थे। तो ये 3 मेजर थॉट्स थे। अब इसमें अब हर लोगों की डिफरेंट चॉइसेस है कि वो किस पे यकीन रखते हैं इन तीनों बातों में से। फिर जितने भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए, इसने अपने जाके गजना को एक शहर को मजीद ब्यूटिफाई किया, उसको मजीद फ्लरिश किया, और इन तमाम अरसे तक फिर आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनवी दे के मोहम्मद गौरी, वो अफगानिस्तान में आया, उसने अपनी गौरी एम्पायर बनाई। उसके 2 बेटे थे, एक था गयासुद्दीन गौरी, ही वाज सेंट टू अफगानिस्तान, और दूसरा था शहाबुद्दीन गौरी, दैट वाज सेंट टू इंडिया। शहाबुद्दीन का एक गुलाम था नेम कुतुबुद्दीन ऐबक। शहाबुद्दीन ने अपनी कुछ जो उसकी सल्तनत थी वो अपने गुलाम के नाम कर दी थी। तो यहाँ से आगे जितनी भी वो एक एम्पायर चलती है, वो कुछ स्लेव डायनेस्टी कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी रूलर थे उन्होंने अपने किसी न किसी खास गुलाम को अपनी जो सल्तनत थी उसमें से एक खासा हिस्सा दे दिया था। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है, और मोहम्मद गौरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ न्यू रेनोवेशंस करवाई, न्यू कैंपेन्स चलाई, लेकिन हर किंगडम में कहीं ना कहीं बगावत होने के वो भी खत्म हो गई।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ईरान से एक रूलर आया अमीर तैमूर, उसने ये सब कुछ तमाम दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। और आफ्टर दैट कम्स सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी का स्टार्ट था वो किया था बहलोल लोधी ने, और इसका एंड जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर के साथ वॉर ऑफ ताराइन में मर गया था। तो इसके बाद जो दिल्ली बैटल ऑफ पानीपत। सर पानीपत उसकी नहीं, आगे जाके ताराइन थी यहाँ पे आई गेस। नहीं, ताराइन जो है वो शहाबुद्दीन गौरी और उसकी है जो इंडियन रूलर है, फॉरगेटिंग हिज नेम, वो जिसपे इंडिया ने एक ड्रामा भी बनाया था। ओके, पृथ्वीराज। जी जी, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज है और शहाबुद्दीन गौरी की आपस में 2 जंग होती हैं। एक में शहाबुद्दीन गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज जीत जाता है, और दूसरा जो है वो शहाबुद्दीन गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाता है, बैटल ऑफ ताराइन। और जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, उसको कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 3 बैटल हुई हैं पानीपत की, पहला इन दोनों के बीच, जो दूसरा है वो अकबर और हिमू के बीच, और जो तीसरी हुई है वो यू नो दुरानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये 3 जो है वो बैटल ऑफ पानीपत हुई है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हादिया कि जो स्लेव है ना, मतलब पहले आप ये पहले तो उस फिनोमेना को समझने की कोशिश करें कि एक जमाने में इंसान जो होते थे वो इस तरह से मंडियों में बिकते थे, जिस तरह से आजकल भेड़ बकरियां, जिस तरह से ईद पे जो है वो भेड़ बकरियों के पूरे बाजार और मंडी लगती है और लोग जाके उससे खरीदते हैं। तो पुराने जमाने में इस तरह से इंसानों के मंडियां लगते होते थे, इंसानों को खरीदा जाता था। तो ये जो सेंट्रल एशिया है, वहां में जो आजकल उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में मंडियां बाकायदा लगती थी गुलामों की, और यहाँ पे तुर्क गुलाम बेचे जाते थे। तो यहाँ से तुर्क गुलाम खरीद कर उन्हें हिंदुस्तान लाया जाता था, और हिंदुस्तान लाने के बाद जो था वो यहाँ पर वो जो गुलाम थे वो बाद में बादशाह बन गए। तो कभी किसी तारीख में आपने ये नहीं देखा होगा कि वो गुलाम बादशाह बन जाए। यहाँ पर पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है वो गुलामों की है, और वो गुलाम जो है वो फिर बादशाह बन जाते हैं, एक बादशाह फिर अगला बादशाह फिर अगला बादशाह। तो ये मुसलमानों की सल्तनत की एक खसूसियत रही है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कि जो स्लेव्स थे वो किंग बन गए, वो बादशाह बन गए। जी, आगे एनीवन एल्स? सर इब्राहिम लोदी के बाद फिर मुगल्स का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें भी लेटेस्टली भी बताया था इब्राहिम लोदी और बाबर जो पहला मुगल बादशाह था उसकी वो लड़ाई होती है, वॉर ऑफ पानीपत 1, तो जिसके रिजल्ट में बाबर जीत जाता है और वो अपनी किंगडम सेटअप करता है। बाबर का बेटा था हुमायूं जिसके बाद आता है, और ड्यू टू सम इलनेस कह लें क्या, बाबर की डेथ हो जाती है और आगे हुमायूं वो लेगेसी लीड करता है। लेकिन हुमायूं जो था वो पर्सनली काफी स्लगिश और ऐशो इशरत की तरफ ज्यादा माइल था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अपनी किंगडम पे गौर व फिक्र करने वाला नहीं था। लकीली उसकी किंगडम चल पड़ी कुछ खास अरसे तक, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम वो सल्तनत में से किसी ने बगावत की, जिसके था शेर शाह सूरी, और इस बगावत के नतीजे में हुमायूं को अपने मुल्क से जाना पड़ा और सिंध के रास्ते में वो वापस ईरान की तरफ चला गया। फिर शेरशाह सूरी पावर में आया, और ये जो जीटी रोड है हमारे यहाँ, ये भी ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। और कुछ अरसे बाद जो बाबर हुमायूं था वो वन ऑफ इट्स जनरल जो कि बेरम खाना वापस आया, और फिर दोबारा है कि शेरशाह सूरी के साथ एक लड़ाई हुई, जिसकी बाद हुमायूं अगेन केम इनटू पावर। आफ्टर दैट हुमायूं का जो बेटा था वो अकबर, वो आया पावर के अंदर। अकबर वाज वेरी मच एफिशिएंट, एलिजिबल और स्ट्रॉन्ग, और इस अकबर के टाइम पीरियड को वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स टाइम पीरियड कहा जाता है। काफी कल्चर डेवलपमेंट हुई और इकोनॉमी फ्लरिश की। अकबर के बाद आता है उसका बेटा जो है शाहजहां, सॉरी जहांगीर, और जहांगीर सेम एज दैट ऑफ हुमायूं, वो काफी स्लगिश और
बहुत ही सुस्त रवश वाला इंसान था, बट लकीली हिज वाइफ नूर जहां वो ही सारे स्टेट के जितने भी मैटर्स थे उसको डील करती थी, जिसकी वजह से जो जितनी भी स्टेट थी वो स्टेबल रही। आफ्टर जहांगीर केम शाहजहां। शाहजहां तो दैट वाज आल्सो सेम लाइक ऐसे, तो बाबर काफी एलिजिबल और काफी एफिशिएंट लीडर था, और डिफरेंट उसने पॉलिसीज निकाली, और शाहजहां के पीरियड में जो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री थी वो काफी फ्लरिश की, डिफरेंट बिल्डिंग्स, गार्डन्स, पार्क्स वगैरह बने थे। और जो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ दैट इज मुमताज महल। मुमताज महल, उनके उसमें उन्होंने बनवाया था ताजमहल, दैट इज इन आगरा नाउ। और उसके ये शाहजहां के बाद इनके 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम था दारा शिकोह, सबसे बड़ा वाला, और सबसे छोटे का नाम था ये औरंगजेब आलमगीर। Shahjahan wanted to make Dara Shikoh the leader, the upcoming emperor, but जो आलमगीर था, शाहजहां, हाँ आलमगीर, उसने क्या और किया, अपने बाप को औरंगजेब कैद कर आलमगीर। दिया। औरंगजेब आलमगीर, उसने अपने बाप को किले के अंदर कैद कर दिया था फॉर अबाउट 7 to 8 years, और अपने जितने भी भाई थे उन तमाम को कत्ल कर दिया था, ताकि कोई भी वॉलंटियर ना रहे वो किंगडम के लिए, और उसने अपनी वो जो सल्तनत थी वो कायम कर दी। अब इसके बाद जो औरंगजेब आलमगीर था, उनके बेटों के दरमियान भी ये सल्तनत हासिल करने के लिए जंग शुरू हो गई, और जिसकी वजह से जो ये सल्तनत थी वो स्टेबल नहीं रही, और एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और इसके सिविल वॉर स्टार्ट होने की वजह से जो मुगल सल्तनत थी, ये इसमें भी काफी डिस्टॉर्शन आने लगी, तो जिसके बाद जो मुगल सल्तनत थी इसका जो डाउनफॉल था वो स्टार्ट हो गया, एंड देन केम इनटू इंडिया। ओके, सो ये पूरा मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है। थैंक यू हादिया फॉर सच ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द होल लेक्चर। बाकी भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। इससे मतलब मैंने तो जितना पढ़ना था वो तो मैंने पढ़ लिया, अब पढ़ने की बारी आप लोगों की है। तो आप लोग जितना पढ़ोगे आप लोग को उतना ही इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम। देखो हम स्टूडेंट्स का, स्पेशली साउथ एशियन स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि हम ज़बरदस्ती जो है वो कोई चीज़ इम्पोज करना चाहते हैं। मैं बहैसियत एक उस्ताद और एक टीचर, मैं आप लोगों के ऊपर जो है वो कोई चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करवाना चाहता। मैं आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है तो मेरे कहने के बगैर आप लोग खुद भी इसको पढ़ोगे, खुद जो है इसमें इंटरेस्ट लोगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद पढ़ना शुरू करोगे। तो एक अच्छा उस्ताद जब मिल जाता है आपको, तो उस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा उस्ताद बनूँ और आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करूँ। तो मतलब आप सब बड़े हो, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीवन कि आप जबरदस्ती जो है वो ये पढ़ें। खैर, so this was all about medieval India, कि medieval India जो है वो किस तरह से मुसलमानों की जो पूरी एम्पायर थी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। और इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो आप लोगों ने देखना है, बल्कि अगले आपने 2 लेक्चर देखने हैं जो नेक्स्ट वीक हम उस पे डिबेट करेंगे। एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो आप ये दोनों देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको जो मुस्लिम एम्पायर है उसकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा कि किस तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो मुगल्स थे बाबर से लेकर औरंगजेब तक उन्होंने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की, और किस तरह से जो है वो इतनी अच्छी एफिशिएंट थी कि यहाँ मतलब एफिशिएंट हुकूमत थी कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी बनी यहाँ पर, मिलिट्री बनी यहाँ पर, इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हुई, मुल्क जो है वो हिंदुस्तान दुनिया का जो है वो ताकतवर तरीन ममालिक में से शुमार होने लग गया। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द लेक्चर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एक और चीज जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो वो थोड़ा सा ये है, आप लोगों के लिए नई चीज होगी जो शायद आपने पहले कभी बुक्स में से या जनरल डिस्कशन में नहीं पढ़ी होगी। वो ये है कि हमारे मुसलमान आजकल पाकिस्तान में या कहीं भी हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि जो ये हुकूमत थी मुसलमानों की, ये बड़े मुसलमान, ये बड़े आला और अरफा ईमान वाले और जज्बे वाले लोग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर थे, जितने भी बड़े रूलर थे, ये सारे के सारे कॉमन लोग थे। जिस तरह से आज आपको कोई पाकिस्तानी या कोई हिंदुस्तानी या कोई भी और नजर आता है जो कभी नमाज पढ़ लेता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी रोजे रख लेता है, तो कभी उसे छूट जाते हैं, कभी जो है वो मजहबी चीजों पर पाबंदी करता है, कभी नहीं करता। तो ऐसे ही लोग थे एग्जैक्टली उस वक्त भी। लेकिन फर्क ये था कि वो पावर में क्यों थे। वो पावर में इसलिए थे कि उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा थे। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि जिस वक्त बाबर आता है हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करता है, तो ही इज द फर्स्ट रूलर अमंग ऑल, मतलब पूरी दुनिया में वो फर्स्ट रूलर होता है कि जिसके पास बारूद होती है, और बारूद के साथ जो है वो अटैक करता है यहाँ पर, और वो विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यहाँ पर कब्जा कर लेता है। तो ये एक साइंटिफिक चीज है, और ये अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक ये एक लॉजिकल चीज है कि जहाँ पर आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज स्ट्रांग होंगे, आपके पास मैन पावर होगी, आप साइंटिफिकली एडवांस होंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे, तो आप पावरफुल होंगे। जैसे ही टेक्नोलॉजिकली आप कमजोर हो जाएंगे, कोई दूसरी कौम, कोई दूसरा मजहब जो है वो पावरफुल हो जाएगा, तो आप गुलाम रहोगे। ये एक नेचुरल चीज है। उसकी सबसे बड़ी और करंट एग्जांपल आपके सामने फलस्तीन की है कि फलस्तीन जो है वो एक रियासत है मुसलमानों की, और साथ में एक और रियासत है जिसको इसराइल कहते हैं। वो उसको जूइश स्टेट कहते हैं। तो वो जूइश स्टेट और बाकी जो उसके बैक पे अमेरिकन स्टेट खड़ी हैं, ये सारे टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस हैं। तो उस एडवांसमेंट की वजह से जो है पूरी मुसलमान दुनिया एक साइड पे मातम करती है, मुंह बंद करके खड़ी है, उससे कुछ हो नहीं सकता। जबकि जो है वो फलस्तीनियों पे वो बमबारी भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं, उन्हें अपने इलाकों से निकाल भी देते हैं, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो दिस इज हाउ दुनिया बड़ी रियलिस्ट है। और रियलिस्ट को हम द वर्ड रियलिस्ट मीन्स हकीकत पसंद है, और हकीकत तो यही है कि जो ताकत में है उसकी बात सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के जो पावरफुल हैं, जो स्ट्रांग है, हाउ डज ही और दैट गवर्नमेंट रूल्स। जी, तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन हो। सर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। जी जी। सर जो आप का लेक्चर होता है वो तकरीबन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, तो क्या उसको थ्रू याद करना होता है या फिर जो नहीं स्लाइड्स में होता है मोस्टली वो? नहीं नहीं, अब मैं आपकी वो अंडरस्टैंडिंग समझ सकता हूँ कि आपके फार्मेसी के उसमें शायद, क्योंकि मैंने फार्मेसी नहीं पढ़ी लेकिन बायो पढ़ी हुई है एफएससी में, तो मुझे वो एनालॉजी में ड्रा कर सकता हूँ। आपके कुछ फार्मूलेज होंगे, आपके कुछ डायग्राम्स होंगे, आपके कुछ जो आपको याद करने पड़ते हैं, फिर आप एग्जाम में जो है वो एग्जैक्टली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज में जो है वो चीज़ मुख्तलिफ है। इसको आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपको लेक्चर दिया, आपने लेक्चर सुना पूरा का पूरा, आपने उसको समझने की कोशिश की, आपको मैंने बुक्स फॉर एग्जांपल दी, आपने वो बुक्स पढ़ी। इन सब को पढ़ने के बाद आपके जहन में ना उस टॉपिक के बारे में एक खाका बन जाता है, जनरल सा खाका बन जाता है जो आपके जहन में होता है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने लेक्चर कितना देखा कितना नहीं देखा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बुक पढ़ी कितनी पढ़ी नहीं पढ़ी। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ कितना आया। और उस समझ आने के बाद जब मैं आपको उससे सवाल पूछूंगा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, तुम एग्जैक्टली बोलो, नहीं। मैं आपसे जनरल पूछूंगा कि आपने ये जो टॉपिक है, आपने आपके समझ में कितना आया और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपके जहन में जो चीज़ है आप उसको बयान करते हो। तो सोशल साइंसेस की खूबसूरती यही है कि आप इसमें आज़ाद होते हो। आप अपना नुक्ता नज़र, आप अपना ओपिनियन खुलकर बयान करते हो, और उसमें कोई जो है वो लिमिट नहीं है उसके ऊपर कि आप किस तरह से किसी भी चीज़ को डील करते हो। ठीक है यस सर। जी। एनीवन एल्स?
तो आप लोगों ने जो है फिर नेक्स्ट वीक के लिए 2 लेक्चर्स तैयार करने हैं, 2 लेक्चर्स पढ़ने हैं। एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हम इन दोनों पे जो है वो डिबेट करेंगे ताकि जो है वो फिर चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है? यस यस सर। सर। यस सर। सो अच्छा, दूसरा ये है कि कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में शेयर की है, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो कोर्स आउटलाइन रिव्यू की है। मैं कोशिश करूंगा कि कोशिश नहीं, मतलब बल्कि अभी क्लास के बाद मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ में कोर्स आउटलाइन है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और फिर हम कोर्स आउटलाइन भी जो है दोबारा रिविजिट करेंगे, देखेंगे, और उसमें टॉपिक्स को देखेंगे, और जो कोर्स इवेल्युएशन है और सजेस्टेड बुक्स हैं वो देखेंगे। मेरे पास पूरा फोल्डर है, उसमें कोई 15 से 20 किताबें हैं जो मैं आपको भेज दूंगा। वो अपनी जनरल रीडिंग के लिए भी देख लेना और कोर्स के हवाले से भी देख लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्स के हवाले से एक स्पेसिफिक किताब है, बड़ी आसान सी मुख्तसर सी किताब है, मतलब वो आप लोग उसको भी देख लेना। लेकिन लेक्चर्स का शायद मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था कि मैं जो लेक्चर तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, वो लेक्चर तकरीबन कोई 5 से 6 किताबों का जो डिफरेंट मटेरियल है मुख्तलिफ, वो मैं सब इकट्ठा करके और स्पेशली पढ़ के और आप लोगों के लिए मेहनत से जो है वो लेक्चर तैयार करता हूँ। तो बुक तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप लेक्चर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। बुक में आपको मखसूस स्पेसिफिक और बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल मिलेगा रिगार्डिंग द टॉपिक। लेकिन अगर आप वो देखेंगे लेक्चर, तो उसमें जो है वो इन डिटेल हर चीज़, हर पॉइंट और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ किताबों से जो है वो आपको मिला करेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा सर, I want to know your thoughts about Afia Siddiqui, who was she, and short details from Saad Rahman. उसामा घर में कुकर रखा हुआ है आपने? यस सर, कुकड़ एक नहीं सर, ये थोक के हिसाब से। गुड गुड। तो कोई कुकड़ी भी है फिर? सर कुकड़ फिर अकेला तो नहीं होगा, यू नो। तो अंडे शंडे भी होंगे फिर? डेफिनेटली सर। सो आई होप कि किसी दिन जब फिजिकल क्लासेस होंगी और आप मुझे गिफ्ट करोगे देसी अंडा। व्हाई नॉट सर, एनी टाइम सर। श्योर। ओके। सो सादुर रहमान, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, आप ही आपके उसको एक्सप्लेन करने के बाद में ये लेक्चर का जो टाइम है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, आफिया जो थी, पाकिस्तानी डॉक्टर थी, और पाकिस्तानी डॉक्टर जो थी वो यूएस में उसने तालीम हासिल की। तो जिस जमाने का की आफिया की बात है, उस वक्त अलकायदा के खिलाफ अमेरिका की जंग चल रही थी। और अलकायदा वाली जो बात है उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि कितनी जंग थी, क्या था वगैरह था, लेकिन उससे तक थी कि अलकायदा के खिलाफ अमेरिका की जंग चल रही थी। और उसमें अलकायदा यूएस को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि एक पाकिस्तानी खातून डॉक्टर है जो अलकायदा की हेल्प करती हैं और उनके जख्म का इलाज करती है वगैरह वगैरह, और साथ में जो है तो प्रोपगेशन भी करती है। तो ये रिपोर्ट्स उन्हें मिली, तो वो रिपोर्ट्स उन्होंने उस वक्त यहाँ पर मुशर्रफ की हुकूमत थी, और मुशर्रफ की हुकूमत के साथ जो है उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की। और रिपोर्ट शेयर करने के बाद जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में जो उसको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद उसे यूएस ले जाया गया, और यूएस ले जाकर उसे जो है वो आज तक जेल में बंद है। तो ये उसकी मुख्तसर सी कहानी है। अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अ, कुछ के लिए वो अच्छी है, कुछ के लिए वो बुरी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उसने ये जुर्म किया है और उस जुर्म की उसे सजा मिलती है, तो वो सजा उसे पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर उसने जेल में रहना है तो यहाँ पाकिस्तान में रहें, यूएस में उसे नहीं रहना चाहिए। तो आई एम गोना स्टॉप हियर, so we will meet
नेक्स्ट वीक, ठीक है? हेलो, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।